हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर 9th क्लास एनसीईआरटी का। ऑलरेडी हमने 6, 7, 8 कंप्लीट कर ली है एनसीईआरटी। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपवाह। आज का चैप्टर का नाम है अपवाह। ठीक है, तो आइए थोड़ा जूम करते हैं और शुरू करते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकार एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, पहले देखिए अपवाह तंत्र होता क्या है चित्र के माध्यम से। ठीक है, देखिए यह है जल विभाजक और यह है अपवाह तंत्र, और ये मुख्य नदी होती है। और कुछ नदियां जैसे अलग से आके जब मिलती हैं तो वो उनका अपवाह तंत्र बन जाता है। ठीक है, ये मुख्य नदी होती है। इसमें क्या दिया है, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं, अभी आपने चित्र में देखा, उसी को जल विभाजक, अगर यहाँ से दो नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, और बीच में कोई पहाड़ पर्वत पड़ गया या पठार पड़ गया और यहाँ से नदियाँ अलग हो रही हैं, तो वो जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? क्या आप बता सकते हैं यह अमेजन नदी कहाँ पर पड़ती है? तो ये अमेजन नदी जो है उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अमेजन नदी मैं भूल रही हूँ, अमेजन नदी शायद मैं आपको चेक करके बताऊंगी। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। भारत किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो भारत की सबसे लंबी अपवाह द्रोणी सबसे गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे लंबी द्रोणी है। ठीक है, अपवाह द्रोणी है। आइए देखते हैं, अभी इसमें आंसर दिया होगा। भारत में अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात हो रही है। इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, हिमालयी नदियां हैं जो और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आपको मैं बता दूं हिमालयी नदियां क्या होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होती हैं। तो हिमालयी नदियां वो हैं जो ये भारत का मैप हो गया। तो ये जो हिमालय है, ये हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनको हिमालयी नदियों में बांट दिया गया है। और जो दक्षिणी भारत है, जो ये साउथ इंडिया है, वहाँ की जो नदियाँ हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। ठीक है, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो 12मासी नदियाँ होती हैं, उनमें हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। ठीक है, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ
सिंधु और ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ठीक, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। आगे देखते हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। दोस्तों, इसमें अभी आपको आगे दिखाएंगे कि गॉर्ज क्या है चित्र के माध्यम से। ठीक है, और इसमें दिया है ना, समुद्र तक हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है गॉर्ज, मतलब दो पर्वतों के बीच से काट कर निकलती हैं, उसको गॉर्ज बोलती हैं। ठीक है, पर्वतों के बीच से पर्वतों को काटते हुए जो नदियां निकलती हैं वो होती हैं गॉर्ज कहलाती हैं। ठीक, ये देखिए, दो पर्वतों के बीच से जो नदी निकल रही है वो गॉर्ज बनाती है। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए, चित्र के माध्यम से पहले आप समझिए क्या क्या है। मुख्य धारा क्या होती है, ठीक है, अवरोधक शैल कटक क्या होते हैं, जालीनुमा अपवाह क्या होता है, द्रुमाकृतिक अपवाह क्या होता है, ठीक है, मध्य शिखर क्या होता है, इसमें सब दिया हुआ है। जालीनुमा अपवाह, ध्रुमाकृति अपवाह क्या होता है, आयताकार अपवाह क्या होता है, आरी अपवाह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मुख्य धारा कौन सी है, ये जो है मुख्य धारा है, और बाकी सहायक नदियां हैं, ये जो अलग से आके मिलती हैं एक दूसरे से वो सहायक नदियां होती हैं। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्रुमाकृति अपवाह। जालीनुमा अपवाह क्या होती है, कई नदियां आके बीच में मिल जाती हैं। ठीक है, अवरोधक शैल, जैसे एक शैल आ गया बीच में, नदियों का रास्ता विभाजित हो जाता है, कुछ इधर प्रवाहित होने लगती है, एक इधर, तो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, वो जालीनुमा अपवाह कहलाता है। ठीक, यह है आयताकार अपवाह, जब इस तरह से नदियां आयताकार में बहने लगें, ठीक है, तो आयताकार अपवाह कहलाता है। और ये है जैसे एक ही जगह से नदी निकल रही है और चारों तरफ जा रही है, तो ये मध्य शिखर से निकल रही है और कई तरफ जा रही है, तो ये आरी अपवाह कहलाती है। ठीक है, क्या, आरी अपवाह। आइए इसमें देखते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपवाह प्रतिरूप, एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, अपवाह तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। ठीक है, कि नदियों का एक दूसरे से मिलना, सहायक नदियों का मुख्य नदी से मिलना, पर्वत से जो नदियां निकल रही हैं कुछ चारों तरफ जा रही हैं, कुछ आयताकार अपवाह बना रही हैं। ठीक है, तो एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थ शैल संरचना पर आधारित हैं। यह ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा आरीय अपवाह प्रतिरूप हैं। ध्रुमाकृति प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखा की भांति प्रतीत होती हैं। ठीक है, जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। कठोर तथा जालीनुमा चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जालीनुमा प्रतिरूप, एक मिनट में शायद आगे हो गई क्या, जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित करता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित करता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैल प्रतिरूप
चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। आरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह त्रोड़ी में भी पाया जाता है। जैसे ये है, ये आरीय अपवाह है, आपने चारों के बारे में पढ़ लिया। ठीक, कौन कौन सी? आयताकार, आरीय, जालीनुमा अपवाह और द्रुमाकृति अपवाह। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये चित्र देखते हैं। कौन सी? नदी की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए इसमें नदियों की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये है मुख्य नदी। ठीक है, मुख्य नदी है और वो ऐसे ऐसे जिग जैग करके बहती हुई आ रही है। तो इसमें देखिए ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, जो जब समुद्र के मुहाने पर पहुंचती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, ये है गोखुर झील। कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोई गड्ढा होता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो नदी के बियॉन्ड जब कहीं इकट्ठा हो जाता है तो ये अलग से, तो इसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक, और निचला भाग ये है विसर्प। ठीक, विसर्प जो ये जिगजैग है ना, इसको विसर्प बोलते हैं इस आकार में जब नदी बहती है। तो ये मध्य भाग है, ये ऊपरी भाग है, नदी का स्रोत है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। अन्य निक्षेपण आकृतियां, देखिए अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ वही ना जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जो इन्हें हम प्रायद्वीप, जैसे हो गया कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, ये सारी नदियाँ जो हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती। ठीक, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। क्यों? अभी आपको चित्र में आगे नदियों का चित्र जो भारत इंडिया का मैप है उसमें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसी में दिया हुआ है आगे। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, मैक्सिमम जितनी भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक, हम ये नदी तंत्र पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ में सब कवर हो जाएंगी जितना भी नदी तंत्र है। ठीक है, हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू, आइए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये चित्र देखते हैं। नहीं तो पहले चित्र ही देख लेते हैं। ठीक है, तभी हम आगे थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये है पूरी नदी तंत्र जितना भी है, भारत की सभी नदियों के बारे में दिया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। आप मैप के थ्रू समझ लेंगे तो वो थ्योरी पढ़ने में और फिर समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। मुख्य नदियाँ और झीलें भी दिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। देखिए सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी, यमुना, इधर है सांगपो नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में या तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये यहाँ से आती हुई इसकी जो सहायक नदियाँ, देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आता है दिहांग, लोहित,
ब्रह्मपुत्र नदी फिर यहाँ पे आके बांग्लादेश में यमुना कहलाती है, ठीक है। और फिर गंगा नदी, यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? शारदा नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, गंडक हो गई, इधर से सोन नदी हो गई, ठीक है, इधर से कोसी नदी हो गई जो आके बिहार में मिलती है गंगा से। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल नदी है, बेतवा नदी है, और इधर से है सोन नदी जो कि आगे बिहार में मिलती है, सोन नदी पटना में। और यहाँ पे दिया है, अब देखिए कुछ बांध भी दिए हुए हैं। ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर। कुछ झीलें दिया है, गांधी सागर, ये झीलों के नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ठीक है। और इधर है सांभर नमक की झील, ये है सांभर नमक की झील। और सिंधु की सहायक नदियाँ आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। वुलर झील, ये लेक है, ठीक है, ये नदी नहीं, ये लेक है। देखिए व्यास नदी, और एक यहाँ पे है गोविंद सागर, ये भी लेक है, ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और जिसको 5 नदियाँ सिंधु में आके मिल जाती हैं, कौन कौन सी? सिंधु के बाद है झेलम, चेनाब नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ठीक है। ये चारों नदियाँ आके सिंधु से मिल जाती हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और ये पाकिस्तान में बहती है फिर, ठीक। हालांकि अब नदियों का जल विभाजित हो गया है। 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान में जाता है और 3 का भारत में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक। तो प्रायद्वीपीय नदियों में हैं महानदी, नर्मदा, ताप्ती, पेन गंगा, ये सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी, ये है निजाम सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। फिर है ये कृष्णा नदी, ये है तुंगभद्रा नदी, कृष्णाराज सागर झील है ये है कावेरी नदी, ठीक। ये है कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश और जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है, कोलेरू झील, ठीक है। ये है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये जो पुलिकेट लेक है ये बॉर्डर पे ही पड़ता है, और पुलिकेट लेक ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। और ये है वेम्बनाड झील, ठीक। ये हो गया लक्षद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आई होप आपको समझ में आ गई होंगी नदी तंत्र जितने भी हैं। सहायक नदियाँ क्या हैं वो समझ में आ गया होगा, सागर जो हैं, झील हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंधु तंत्र के बारे में हम स्टार्ट किए थे, तो आइए पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। थोड़ा जूम कर लेते हैं। कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गौर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। बहुत गौर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में, ब्राइटनेस कम है, 1 मिनट, निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं। कौन कौन सी, ये याद रखिए, ये सहायक नदियाँ बहुत पूछा जाता है। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो ये रखिए याद कि सुंदर दर्शनीय गौर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये आप याद रखिएगा कि जो ये चारों नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, 5 नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, ये 5 नदियां कहाँ पर पाकिस्तान में कहाँ पर मिलती हैं, तो ये पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। मिठानकोट या पठानकोट, ये मिठानकोट हो सकता है कोई जगह, ठीक है, पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके पास यह
इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देखो सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदी में से एक है। ठीक है। कितने किलोमीटर की नदी है? 2900 किलोमीटर लंबी नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है। इसका मतलब और भी ऐसी नदियां हैं जो बहुत लंबी हैं विश्व में। आइए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम सिंधु नदी तंत्र खत्म हो गया, अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे ये देखिए एक चित्र दिया हुआ जहाँ पे गंगा देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है का चित्र दिया हुआ है। ठीक। आइए इधर देखते हैं। मिलती है हरिद्वार के पास गंगा, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती हैं। एक बार आपने चित्र के माध्यम से समझ लिया, एक बार आप थ्योरी के माध्यम से समझ लीजिए। चित्र में आई होप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, नदी तंत्र हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, दर्रे हो गए, हम कोशिश करनी चाहिए कि मैप के माध्यम से पढ़ें। ठीक है। मानचित्र साथ में रख कर ही ज्योग्राफी पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, वो चीज़ें हमें याद होती हैं हम बार बार जब देखते हैं तो। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। 4 नदियाँ हैं जो आके गंगा में मिलती हैं। यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद, अब इसका नाम जो है प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। ठीक है। ये जैसे बिहार में और कुछ हिस्सा यूपी में घाघरा, गंडक और कोसी से बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन ये बाढ़ के कुछ प्रभाव नकारात्मक होते हैं तो कुछ सकारात्मक होते हैं। जैसे कि जब बाढ़ आती है तो ये नदियां जो हैं मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन। ये कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियां जो गंगा में मिल जाती हैं कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। ठीक है। आपने अभी चित्र में देखा था, आप बता सकते हैं।
बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसको भागीरथी, फिर हुगली जो इसकी एक वितरिका है, ठीक है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं तो उनको मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और जो है गंगा को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को यमुना बोला जाता है। ठीक है, नहीं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है, हाँ जमुना बोला जाता है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो इसको मेघना बोल दिया जाता है। ठीक, मेघना से जानी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है, इसकी वजह से भी सुंदरवन डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। सुंदरी ट्री होता है, उसके नाम से इस डेल्टा का नाम रखा गया है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, यह सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। ठीक, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। ठीक, ये फैक्ट ज़रूर इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ इन्हीं फैक्टों से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग थोड़ी भाषा टफ कर दी जाती है, यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं अगर करंट में होता है तो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंधु की लंबाई कितनी थी, 2900 किलोमीटर। ठीक, और गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। ठीक, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र में देखें, चित्र हम देख चुके हैं। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? बिल्कुल आप पहचान सकते हो, आप मैप देख चुके हो तो पहचान सकते हो। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ब्रह्मपुत्र हमने क्या क्या पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया हमने, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा और गंगा नदी तंत्र पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7757 किलोमीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल, नामचा बारवा कहाँ पे है, अब इससे आप देखिए आपका शिखर माउंटेन्स भी कवर हो जाएगा, लेकिन हम माउंटेन्स अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसे, और इसी वाले 9th क्लास के NCERT में। फिलहाल यहाँ दिया नामचा बारवा कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, भारत के अरुणाचल, देखिए रिवीजन अलग से नहीं होता है। आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स में ही आपकी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, अगर आप रेगुलर न्यूज़ कवर करते हो ना, आधी चीज़ें आपको वैसे ही रिवाइज हो जाती हैं डेली। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आपका आधा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होती हैं। ठीक है,
डेली पॉलिटी आपका रिवाइज होगा, डेली एनवायरनमेंट होगा, इकोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा। हिस्ट्री कम होता है, लेकिन होता है, हिस्ट्री भी होता है बट कम होता है। जैसे हिस्ट्री कब होता है, जब किसी लीडर का जन्मदिन होता है, या फिर जैसे महात्मा गांधी का जैसे 2 अक्टूबर आ गया, ठीक है, इंदिरा गांधी का आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है, एंशिएंट और मिडीवल ज़्यादा नहीं होती है मिडीवल भी होती है। जब कभी जैसे अभी इस समय एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हेसलेश्वर है, धौलावीरा है, अभी न्यूज़ में है, तो हिस्ट्री कम रिपीट होती है, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट ज़्यादातर पॉलिटी तो रिवीजन होता है, मैक्सिमम रेगुलर रिवीजन होता है। अगर आप करंट पर फोकस करोगे तो वहीं से स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, जब कोई पार्क, नेशनल पार्क है, न्यूज़ में आता है, या फिर जानवरों को मारा जाता है या जंगल काटे जाते हैं, तो वो पार्क जो भी स्थान है वहाँ वो न्यूज़ में आता है, वहीं से स्टैटिक पोर्शन फिर बनाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग, लोहित, केनुला, दिबांग, लोहित और केनुला एक दूसरी सहायक नदियां हैं, एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। आगे देखते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है, तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व में सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो उस नदी द्वीप का नाम क्या है पता है? मांजुली द्वीप, ठीक है। ये जो है विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। आइए देखते हैं, अभी आगे आपको दिया होगा मांजुली द्वीप के बारे में। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया, और हिमालयी नदियों में मुख्यतः हमने किसके बारे में पढ़ा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक। यही है मुख्य नदियाँ और बाकी सब सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो और एक है यमुना भी है, लेकिन वो भी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। तो अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी कौन कौन सी हैं? देखो, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण कौन करता है? तो वो पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। मुख्य नदियाँ कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक। तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक। ये जो नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, ये इस ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, इधर की ओर बहती हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, जैसे नर्मदा और तापी, 2 ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं।
प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं नर्मदा द्रोणी। नर्मदा द्रोणी क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। ठीक है, जबलपुर शहर बहुत ही फेमस है जो कि एमपी में है। ठीक, संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। गॉर्ज आपने देखा ना कि दो पहाड़ों के बीच से निकलती है, तो कौन कौन, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है ये नदियाँ। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा नदियों के बीच से निकलती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ठीक, संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ये एक टूरिस्ट स्थल है, यहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ अत्यधिक होती हैं। ठीक है, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। चलिए अब हम पढ़ेंगे तापी द्रोणी के बारे में। ठीक, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल, और जो नर्मदा है वो कहाँ से हुआ था, अमरकंटक के पहाड़ों से हुआ था। ठीक, और तापी कहाँ से, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, और पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, आइए देखते हैं। साबरमती, माही, भारत पुंजा, पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो ये साबरमती, ये दोनों नदियाँ जो हैं गुजरात में स्थित हैं। ठीक, ये हो गया, ये गुजरात में, ये माही और साबरमती जो है गुजरात में है। पेरियार जो है ये केरल में है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। उन राज्यों का नाम देखिए जहाँ ये स्थित है, ये हो गया। अब आइए पढ़ते हैं गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। नासिक जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी 50% भाग, ठीक है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये जो हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, आप इसको देख लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो आप इसको जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना आपका क्लियर होगा। ठीक है, गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। ठीक है, बड़े आकार और विस्तार के कारण
इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर गंगा तो उत्तरी गंगा है ही, और दक्षिण की गंगा को गोदावरी नदी जो है उसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, हमने कौन कौन सी नदी द्रोणी पढ़ी? नर्मदा हमने पढ़ा ताप्ती द्रोणी, उसके बाद हमने पढ़ा गोदावरी ही पढ़ा ना हमने, हाँ गोदावरी नदी द्रोणी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कावेरी नदी द्रोणी। ठीक है, कावेरी नदी द्रोणी। तो आइए देखते हैं कावेरी नदी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखिए इसकी कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, कामबिनी। 4 हैं। कौन कौन सी? अमरावती। ये बहुत ही याद रखने की आपके जो फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं आगे पीछे करके, और हम इसी में कंफ्यूज भी होते हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती और कामबिनी जो है कावेरी नदी द्रोणी के सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काफी आगे चले गए क्या? ओह, नेक्स्ट चैप्टर पे चला गया। 1 मिनट, 6 चैप्टर पे पहुंच गए। वाह, टेक्नोलॉजी खुद ही आगे बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे थे कावेरी नदी द्रोणी। कावेरी नदी द्रोणी हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देख लेते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? उसमें कौन सा था? धुआंधार। किस नदी पे बनता था? कावेरी, गोदावरी, और यह है कावेरी नदी। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है, जलप्रपात जो है। ठीक है, इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये है क्वेश्चन। ठीक, देखिए इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं। कौन कौन सी हैं? दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। कौन कौन सी हैं कुछ नदियां जो दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर बहती हैं? दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण हैं। ठीक, आप इनको एटलस में देख सकते हैं, नहीं तो अगले मानचित्र में अगर होगा तो मैं दिखा दूंगी। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। मतलब हमारे पास जल तो है, लेकिन जो पीने योग्य जल है वो सिर्फ 3% है। उसमें भी जो 3/4 है वो जल बर्फ के रूप में है। ठीक,
अब हम पढ़ेंगे नदियाँ। हमने देख लिया, नदी तंत्र देख लिए और हिमालयी नदियाँ देख ली, प्रायद्वीपीय नदियाँ देख ली, सबका तंत्र देख लिया, पूरा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में, ठीक है। भारत की जो झीलें हैं आपने अभी मैप में देखा है, जितनी भी झीलें हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं झीलें। 1 मिनट। चलिए तो शुरू करते हैं झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित होंगे। ये जो डल झील है ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और वर्तमान समय में पर्यटन को बहुत ही अत्यधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ सांस्कृतिक रूप से, कुछ भौतिक रूप से, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए भारत को जाना जा रहा है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से ज़्यादा विश्वविख्यात किया जा रहा है भारत द्वारा भी, और विश्व में भी अध्यात्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के नाम से भी भारत को पहचान मिल रही है, ठीक है। लोग शांति पाने के लिए भारत आते हैं, ठीक है। तो जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शिकारा जो है ये एक नाव है, होती है वहाँ पे, डल लेक, ठीक, इस टाइप की होती है और इसमें घर बने हुए होते हैं। इंडिया में लोग हनीमून के लिए इस जगह पे जाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये जो होता है बहुत खूबसूरत सी नाव होती है, सजाई हुई रहती है, ये इसमें एक घर टाइप का बना हुआ होता है, तो आप उसको बुक करना पड़ता है। अगर आप पूरी नाव बुक करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप वहाँ कभी घूमने जाइए तो आपको महसूस होगा। शिकारा, उसी का नाम है, शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें नहीं होती तो इतना खूबसूरत नहीं होता है। कोई भी देश इतना खूबसूरत नहीं लगता। हर चीज़ की ज़रूरत होती, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, झीलें हों, सब कुछ ये प्रकृति की जो देन है ना मानव को, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब जीने के लिए यही चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। बाकी सब के बिना जिया जा सकता है, बट इनके बिना नहीं जिया जा सकता। तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं, ठीक। मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व क्या है? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यहाँ पे झील की परिभाषा दी गई है, ठीक। तो आइए देखें, ये फैक्ट एक दिया है, क्या है ये? क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन। हाँ देखो, जो एक ब्लैक सागर है यूरोप में पड़ता है, और जो कैस्पियन सी है ये भी एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है, तो इसको हम समुद्र कहते हैं, ठीक है। ब्लैक सी बोलते हैं, कैस्पियन सी बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े आकार की झीलें हैं जो इनके चारों ओर स्थल है, ठीक। तो इनको हम झील के रूप में देखते हैं और इन्हें लेकिन बोलते हैं क्या है? समुद्र। ब्लैक सी, काला सागर, और ये क्या है? कैस्पियन। मृत तथा अरब सागर। मृत सागर जो है ये इजराइल में है, और अरल सी जो है ये उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है अरल सी। आई थिंक एटलस में जाके आप देख सकते हो। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं
तथा में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क। आगे देखते हैं। क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु। देखो यहाँ पे झीलों के निर्माण के बारे में दिया गया, कैसे कैसे निर्मित हुई हैं झीलें। क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक, हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये हम एनसीईआरटी के जैसे 9th 10th 11th 12th से पहुँचेंगे, बहुत ही लंबा लॉन्ग चैप्टर्स हैं सारे। ठीक, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और यकीन मानिए आप जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपकी जो फैक्चुअल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, चीज़ें मजबूत होंगी। और जो एनसीईआरटी में आप कम शब्दों में पढ़ते हो, वही आप जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वही बहुत ही अधिक भाषा में, बहुत ही अधिक मात्रा में आप उसी चीज़ को डिटेल से पढ़ते हो। बस यही अंतर होता है। तो एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्ट्रिप जैसे ऐसे बहती है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे कोई गड्ढा है और ये जब पानी बाढ़ आती है तो ये यहाँ पे फैलता है और यहाँ पे इस गड्ढे में भर जाता है, तो ऐसे भी झीलों का निर्माण होता है। ठीक, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं। लैगून का निर्माण जैसे ये नदी बह रही है, ठीक, और फिर नदी बहते हुए इतना छोड़ के फिर नदी का आकार यहाँ आ गया, तो ये बन जाता है लैगून। ठीक, लैगून ही होता है, लेकिन यहाँ ये ऐसे होता है नदी से कटा हुआ, लेकिन नदी का पानी इसमें आता है। ठीक, तो ये लैगून का निर्माण कर देती है। जैसे चिल्का लेक आप जानते हैं, जो इधर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यहाँ बीच में स्थित है। और मैं भूल रही हूँ, चिल्का एक है कोलेरू, फिर चिल्का। हाँ, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एकदम बॉर्डर पे स्थित है चिल्का लेक। ठीक है, यहाँ पे है कोलेरू लेक तमिलनाडु में। चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। एक है पुलिकट झील, चिल्का झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए आप ये तीनों जो चिल्का झील लेक है, पुलिकट है और कोलेरू है, आप जाके इसको मैप में देख सकते हैं, तब ये चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। अब ये झीलें आप याद कर सकते हो, मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। तो और ये वुलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। अन्य मीठे पानी वाली झीलें हैं कौन कौन सी? डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी। ठीक, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये देखें खूबसूरत सा एक चित्र दिया हुआ है, लोकतक झील। लोकतक झील पता है कहाँ है?
एक मिनट, लोकतक झील यहाँ पे दिया था क्या? डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक। देखिए सारी जम्मू कश्मीर में नहीं है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये डल लेक है जो, और वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में। भीमताल और नैनीताल है जो उत्तराखंड में है। लोकताल जो है ये है मणिपुर में। लोकतक झील है ये। बड़ा पानी का झील आप जाके एटलस में देखिएगा या मैप पे देखिएगा, गूगल मैप करके, ये कहाँ पे स्थित है। ठीक, बड़ा पानी। तो आइए देखते हैं, लोकतक झील का एक चित्र दिया हुआ है, ये जो है मणिपुर में है, स्थित है। आइए आगे देखते हैं अब क्या है। इसके अतिरिक्त बांधों के बारे में बताया गया है, कुछ बांध जो हमने अभी देखा था ऊपर। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक, गुरु गोविंद सागर जो है विद्युत परियोजना के निर्माण से निर्मित झील है, गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक, क्रियाकलाप क्या है? एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। आप इसको कर सकते हैं, एटलस की सहायता से प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों की सूची बनाइए और रिवाइज कीजिए, और ऐसी चीज़ें याद होती हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को, एक मिनट, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, ये झीलों का मानव जीवन पर प्रभाव बताया गया है। ठीक, मानव जीवन के में कितना लाभदायक होती हैं ये झीलें। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। अब देखिए नदियाँ अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण होती हैं, नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं अर्थव्यवस्था के लिए, आइए देखते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य हैं। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आप जानते होंगे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ पे नदियाँ, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, नील नदी पे स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता हो गई अपने भारत में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो सिंधु नदी पे हैं, सिंधु नदी सभ्यता के नाम से जानी जाती। जहाँ पे नदियाँ हैं वहीं पे मानव की बस्ती स्थापित हुई है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ पीने के लिए पानी होगा, कृषि करने के लिए पानी होगा, जल उपलब्ध होगा, वहीं पे कृषि होगी, वहीं पे पशुपालन होगा। तो जहाँ पे नदियाँ होंगी वहीं पे मानव की बस्तियाँ भी होंगी। ठीक है, इसीलिए नदियाँ अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और नदियों के द्वारा जैसे वाटरवेज अब शुरू किया गया है, जैसे हुगली से लेकर हल्दिया से लेकर फर्स्ट वाटरवेज अभी रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे, पानी की तरह जो निर्यात किया जाता है वो बहुत ही सस्ता होता है। ठीक, जो कि अर्थव्यवस्था में लाभदायक होता है, क्योंकि सबसे महंगा पड़ जाता है जो रेल से जाता है, रोड से जाता है, वो महंगा पड़ता है, हवाई जहाज से जाता है वो महंगा पड़ता है, लेकिन जो पानी द्वारा जाता है, माल आयात निर्यात होता है, वो सस्ता पड़ता है किसी भी देश के लिए। मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, मत्स्य उत्पादन, जल विद्युत निर्माण के लिए में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी प्रदूषण। नदियां हैं लेकिन अब नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कचरे का निर्माण अधिक हो रहा है। जैसे ई अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो अपशिष्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कूड़ा करकट बहुत अधिक मात्रा में निर्मित हो रहा है।
तो इससे जो है नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, तो नदी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो देखते हैं, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक, कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ठीक, तो आइए, ये एक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना, इसके बारे में पढ़ते हैं और कोशिश करिए कि कभी भी आप अगर नदी में, कभी भी गंगा में अगर आप स्नान करने जाएं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। घर का कुछ लोग ले जाते हैं जो फूल माला राख वगैरह ले जाके उसमें प्रवाहित करते हैं, विसर्जित करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और मूर्तियाँ जो विसर्जित करते हैं पूजा पाठ के नाम पर, ठीक है, पूजा पाठ आपकी श्रद्धा है, बट गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि यही है हमारी जीवन की रेखा। अगर यही समाप्त कर दी जाएंगी तो कहाँ पे फिर आप पूजा करोगे? या फिर आप ले जाके वहाँ पे गाड़ सकते हो, लेकिन उसमें विसर्जित करना मुझे नहीं सही लगता। सबकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है। ठीक, तो मैं अपना व्यू दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, क्योंकि नदियाँ जो हैं अगर प्रदूषित होंगी तो यही जल जो है फिर अगर आप नहाने जाओगे, बहुत से लोग पानी इसको पी भी लेते हैं, श्रद्धा होती है, गंगा जल है, ठीक है, तो ग्रहण भी कर लेते हैं, तो ये हमारे ही लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है एक दिन। ठीक, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव इस कार्य योजना को देश के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, सरकार तो अपने लेवल पे जो करती है, कार्य करती है, कुछ पैसे गंगा प्रदूषण को मतलब नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ चले जाते हैं। कुछ कार्य होते हैं, कुछ घपले होते हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, गंदगी ना फैलाएं, पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें। अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपना घर से बोतल लेके जाएं, आप एक्स्ट्रा बोतल ना खरीदें। ठीक है, घर से अगर आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो तो एक
अपना घर से कपड़े का एक बैग लेके जाओ, वहाँ से पॉलीथीन मत लो। आप व्यक्तिगत स्तर पे ये कर सकते हैं। हो सकता है आपकी लगे अरे मेरे करने से क्या होगा, लेकिन हर व्यक्ति यही सोचने लगता है कि हमारे करने से क्या होगा। अगर सब यही सोचे कि अरे मैं लेके जाऊँगा, हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा सब सोचने लगे तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर फिर यहाँ पे समाप्त होता है। आइए देख लेते हैं एक बार रिव्यू हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसको देखेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो अपवाह तंत्र हमने पढ़ा। अपवाह में भारत में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। ठीक, ये चित्र देखा हमने। गॉर्ज क्या होता है हमने देखा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो वो है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप 4 होते हैं, उसको हमने देखा कौन कौन से होते हैं। ध्रुमाकृतिक अपवाह, जालीनुमा, आरी अपवाह और आयताकार अपवाह के बारे में देखा। फिर हमने देखा नदी की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। ठीक, फिर हमने देखा हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने मानचित्र देखा, पूरा नदी तंत्र जितना भी है। ठीक, पूरा नदी तंत्र देखा, उत्तरी हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, फिर हमने देखा सिंधु जल समझौता। फिर हमने सारी नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने पढ़ा। नर्मदा, तापी और कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, द्रोणी, कावेरी नदी, द्रोणी के बारे में पढ़ा। फिर हमने झीलें पढ़ा। ठीक, हमने फिर झीलें पढ़ा। उसके बाद हमने देखा नदियों की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, हमने देखा झीलों का क्या महत्व है, नदी प्रदूषण क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है। ठीक है, नेशनल गंगा राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण परियोजना क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है, हमने ये देखा। और अब आइए हम देखते हैं प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं, क्या हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, ताकि आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको याद होगी, आपको चीज़ें याद होंगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं में समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, तो वो है ध्रुमाकृतिक। ठीक, ध्रुमाकृतिक। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो वो है सांभर झील। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वो है गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो तापी नदी। और ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिखकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। ठीक है, रिवाइज भी होगा। देखिए, जल विभाजक क्या है, जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद शिल्ट क्यों है। कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं, नीचे कुछ भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक, कौन सी मानव निर्मित हैं। जैसे देखिए, वुलर हो गया, ये हो गया, लोकटक हो गई, पुलिकट हो गई, चिल्का हो गई, ठीक, सांभर हो गई, गोविंद सागर हो, ये तो मानव निर्मित है गोविंद सागर।
नैनीताल, ये प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है। और ये हो गया डल लेक, सब प्राकृतिक हैं। कुछ जो है जैसे हीराकुंड हो गया, निजाम सागर हो गया, नागार्जुन हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, ये मानव निर्मित सागर हैं, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित किया गया विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु जो ये खुद ही निर्मित हो जाते हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। बखूबी आप बता सकते हो, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, आप फिर से देख सकते हो वीडियो, तो एक बार आप देख कर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख कर लिखिए, उसके बाद आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, क्यों? आप अगर इतनों का आंसर दे देते हैं ना तो बहुत सारा चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, फैक्चुअल आपका तैयार हो जाएगा, नदी तंत्र पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित, देखिए आप मैप लीजिए और इनको मैप में ढूंढिए, इनकी कहाँ से गुजरती हैं, किन शहरों से गुजरती हैं, कहाँ किन राज्यों से गुजरती हैं, तो आपको नदियाँ ऐसे ही याद होंगी। रटने से नहीं याद होंगी, जब तक आप मैप में नहीं देखोगे 4 बार 5 बार 10 बार 1000 बार देखोगे तब चीज़ें आपको याद होंगी। रटने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आपको देखने के लिए कह रही हूँ। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। भारत के मानचित्र में पर निम्नलिखित नदियों के चिन्हित कीजिए, उनके नाम लिखिए। कौन कौन सी? गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, दिहांग। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। कौन कौन सी? चिल्का, सांभर, वुलर, पुलिकट तथा कोलेरू। ये प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक। तो दोस्तों अब वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो बाएं से दाएं ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं और एटलस में ढूंढ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या है? नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्यास कुंड से निर्मित होने वाली नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सब आप क्वेश्चन का जवाब फैक्चुअल है, आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है, भ्रंशपा होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है, लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है? यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी है कौन सी? तो आप इन क्वेश्चन, ये फैक्चुअल हैं, आप चाहें तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जवाब दे सकते हैं और प्लीज़ आप कमेंट में भी जवाब दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जलवायु, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। हमने आज पूरा नदी तंत्र खत्म किया। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वैसे तो मैं बना ही रही हूँ वीडियो और मैं सारी NCERT इसमें कंप्लीट करूँगी। बहुत सारे चैनल हैं जो पैसे लेके NCERT पढ़ा रहे हैं, बट मेरा ये था कि मुझे पैसे के लिए नहीं, बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे NCERT बुक्स अभी भी अवेलेबल नहीं होती हैं। भले इंटरनेट पहुँच गया लेकिन NCERT की बुक्स आपको नहीं मिलती हैं। तो मैं इस पर्पज़ से बना रही हूँ कि जिसके पास ना हो, NCERT बुक्स ना पहुँची हूँ, वहाँ तक वीडियो के माध्यम से पहुँच सके। तो प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को, चैनल को प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।